अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 3 हम लोगों ने शुरू किया हुआ है। इसका लेक्चर नंबर 5 और इस चैप्टर का नाम है स्टोइचियोमेट्री। इसका एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थ्योरेटिकल यील्ड, एक्चुअल यील्ड एंड परसेंटेज यील्ड। अब ये वाला टॉपिक और जो लास्ट आपने पढ़ा लेक्चर नंबर 4 में टॉपिक, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन दोनों में से एक लाजमी पेपर में आता होता है, तो इसलिए आपने इसको भी बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि थ्योरेटिकल यील्ड क्या होता है। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट की वो अमाउंट या मैस है जो आप कैलकुलेशन से या बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड करते हो। तो ये बात मैंने यहां लिखी है कि प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कैलकुलेटेड फ्रॉम अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन कॉल्ड थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड कौन सी होती है? जो आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से कैलकुलेट करते हो। इसी तरह से जो आप एक्चुअली बाय एक्सपेरिमेंट किसी भी प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड करते हो, वो आपके पास क्या होती है? एक्चुअल यील्ड। तो थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड में ये मेन डिफरेंस है कि ये आप बैलेंस केमिकल इक्वेशन से फाइंड करते हो और एक्चुअल यील्ड आप रियल में एक्चुअली जो रिएक्शन परफॉर्म करके करते हो, या मींस के बाय एक्सपेरिमेंट जो प्रोडक्ट की अमाउंट फाइंड करते हो, वो हमारे पास क्या होती है? एक्चुअल यील्ड। और तीसरे नंबर पे परसेंटेज यील्ड। आपके पास एक फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड फाइंड करने का। नॉमिनेटर में आप एक्चुअल यील्ड रखोगे और डिनोमिनेटर में थ्योरेटिकल यील्ड और मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, क्योंकि आपने परसेंट फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक फॉर्मूला है जिससे आप परसेंटेज यील्ड फाइंड करते हो। इट्स मीन कि हमें एक्चुअल और थ्योरेटिकल यील्ड का पता होगा तो आप फर्दर परसेंटेज यील्ड फाइंड कर सकते हो। अब इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, ये थोड़े से अंडरस्टैंड करना जरूरी है। जैसे कि पहले मैंने लिखा है कि जो थ्योरेटिकल यील्ड होती है वो कुछ रिएक्शंस के लिए, सिर्फ चंद एक रिएक्शन ऐसे हैं जिनके लिए जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो एक्चुअल यील्ड के करीब करीब आती है। लेकिन मैक्सिमम ऐसे रिएक्शन है जिसमें हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड हमेशा ज्यादा होती है या एक्चुअल यील्ड हमेशा थ्योरेटिकल यील्ड से बहुत कम होती है। ये दो बातें मैंने यहां लिख दी है। जैसे थ्योरेटिकल यील्ड इज ऑफ्टन क्लोज टू द एक्चुअल यील्ड, लेकिन ये सिर्फ सम रिएक्शंस के लिए है। ज्यादातर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। ज्यादातर रिएक्शन में ये पॉइंट फिट आता है कि एक्चुअल यील्ड ज्यादातर क्या होती है? लेस होती है देन थ्योरेटिकल यील्ड। अब ऐसा क्यों होता है? ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाई एक्चुअल यील्ड इज लेस देन थ्योरेटिकल यील्ड। इसका आंसर ये 3 पॉइंट्स में मैंने मेंशन किया हुआ है। अब यही पॉइंट का जो इस पॉइंट की हेडिंग वो ये है, रीजन फॉर लोअर एक्चुअल यील्ड देन थ्योरेटिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा क्यों होती है और एक्चुअल यील्ड कम क्यों होती है, या एक्चुअल यील्ड कम क्यों होती है, थ्योरेटिकल यील्ड ज्यादा क्यों होती है? इसमें 3 बातें हम लोगों ने पढ़नी है कि एक तो कई दफा ऐसे होता है जब आप रिएक्शन परफॉर्म करते हो कोई साइड रिएक्शन हो जाता है। साइड रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो कि हमारे मेन प्रोडक्ट की यील्ड को प्रोडक्ट को कम कर देते हैं। और दूसरी बात, कई दफा कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में जितनी प्रोडक्ट बननी चाहिए उतनी नहीं बनती, क्योंकि प्रोडक्ट वापस किस में चेंज हो जाती है? रिएक्टेंट के अंदर, जिस वजह से भी हमारे पास जो एक्चुअल यील्ड है वो कम आती है। तीसरे नंबर पे मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस में कि जब आप हैंडल कर रहे होते हो या आपसे सही तरीके से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं होता, या आपने सही से इंस्ट्रूमेंट की वॉशिंग नहीं की होती, फिल्ट्रेशन सही नहीं होती, फनल जो आप यूज करते हो सेपरेशन के लिए वो आप सही तरह से उसको हैंडल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से सेपरेशन सही नहीं होती। और ये सारी ऐसी रीजन है। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि कई दफा हम फिल्टर कर रहे होते हैं तो जो क्रिस्टल्स होते हैं कुछ हमारे पास फिल्टर के ऊपर रह जाते हैं, जो आप वो उस अमाउंट को आप कैलकुलेट ही नहीं कर पाते। तो ये चंद एक रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास एक्चुअल यील्ड हमेशा लेस होती है। किससे? थ्योरेटिकल यील्ड से। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो इस पे आपने सही से फोकस करना है। उसके बाद हमारे पास इससे रेलेवेंट, इसी टॉपिक से रेलेवेंट एक न्यूमेरिकल है। पहले इसको देखते हैं। 2 बल्कि न्यूमेरिकल है सेल्फ असेसमेंट 3.6 के। पहला न्यूमेरिकल ये है, इसमें जो गिवन डाटा है वो मैंने लिख लिया। जैसे मोल्स ऑफ मीथेन आपको बताए गए हैं, इसी तरह से मास ऑफ CCl4 ये भी आपको बताया गया, और ये बेसिकली आपके पास एक्चुअल यील्ड होती है। और हमें क्वेश्चन के अंदर एक्चुअल यील्ड फाइंड करने के लिए बोला गया है। मैंने 2 दफा लिख दिया इसलिए ताकि हमें याद हो जाए कि मास ऑफ प्रोडक्ट, जो भी प्रोडक्ट होगा उसका मास बेसिकली क्या होता है?
एक्चुअल यील्ड होता है और उसने हमें फाइंड करने के लिए बोला, तो आप डायरेक्ट यहां लिख सकते हो ये क्या चीज है, एक्चुअल यील्ड। हमने फाइंड करनी है थ्योरेटिकल यील्ड। जब थ्योरेटिकल और एक्चुअल यील्ड हमें पता चल जाएंगी तो आप उससे परसेंटेज यील्ड फाइंड कर सकते हो, हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है कि जैसे हमारे पास ये मोल्स है ना, मीथेन के मोल्स, और ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन दी है। आप इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज करके मीथेन की हेल्प से CCl4 के मोल्स फाइंड करोगे। अब आपने इस पे और इस पे फोकस करना है, Cl2 और HCl हमारे काम के नहीं है। उसकी वजह यह है कि मीथेन के मोल्स हमें बताए गए और Cl2 अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे वहां लिखा हुआ है एक्सेस अमाउंट में, इतनी ज्यादा जितनी हमें रिक्वायर्ड है। तो मेन प्रोडक्ट का बनना CH4 पे डिपेंड कर रहा है। CH4 की कितनी अमाउंट होगी इस पे डिपेंड कर रहा होगा कि CCl4 कितने प्रोड्यूस होंगे, जो कि हमारा प्रोडक्ट है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का बैलेंस केमिकल इक्वेशन से इनकी रेशियो पिक करनी है। तो थ्योरेटिकल यील्ड कैलकुलेट करने के लिए आपने इनके दोनों के मोल्स की रेशियो ले लेनी है। जैसे मैंने यहां लिखा है 1 मोल अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन 1 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ CCl4 के इसका अगर 1 मोल है तो 1 मोल CCl4 प्रोड्यूस होगा। लेकिन हमारे पास मीथेन के 2 मोल्स है तो दोनों तरफ 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ CCl4। तो ये हमारे पास मोल्स प्रोड्यूस होंगे CCl4 के कितने, 2, जब हमारे पास 2 मोल ऑफ मीथेन होंगे। इसी को अब मैथ्स में चेंज करेंगे जो कि हमारे पास क्या होगा, थ्योरेटिकल यील्ड। अभी हम CCl4 के मोल्स की हेल्प से मैथ्स फाइंड करेंगे। फॉर्मूला हम बार बार पढ़ चुके हैं कि मोल्स ऑफ CCl4 या एनी सब्सटेंस इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। अब हमारे पास मोल्स हमने पीछे फाइंड किए जो कि 2 मोल्स है हमारे पास, तो मैंने यहां मोल्स की जगह 2 पुट किया। मास अभी हमने फाइंड करना है और मोलर मास ऑफ CCl4 वो 154 है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 प्लस क्लोरीन एक जो होता है उसका एटॉमिक मास आपके पास होता है 35.5। अगर क्लोरीन हमारे पास कितने हैं, आप इसको ऐसे लिख लो CCl4, एक कार्बन इसलिए 12 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एक क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5 मल्टीप्लाई बाय 4। जब आप इनको मल्टीप्लाई और प्लस करोगे तो ये आपके पास आंसर आएगा 154, जो कि मॉलिक्यूलर मास है किसका, CCl4 का। अब ये मास ऑफ CCl4 से डिवाइड हो रहा है 154, तो ये अगर आप इसको इक्वल के दूसरी साइड पे लेके जाओगे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और हमारे पास मास आ जाएगा 308 ग्राम किसका, CCl4 का। और जो यहां से आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन से जो मास फाइंड किया वही हमारे पास क्या आ गई है, थ्योरेटिकल यील्ड। और एक्चुअल यील्ड मैंने आपको बताया गिवन डाटा में जो पहले से मास दिया हुआ है प्रोडक्ट का वो हमारे पास क्या है, एक्चुअल यील्ड। इसका मतलब हमें थ्योरेटिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड का पता चल गया। अब आप परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। जैसे कि नॉमिनेटर में आप क्या लिखते हो, एक्चुअल यील्ड, और डिनोमिनेटर में थ्योरेटिकल यील्ड, और इन दोनों को डिवाइड करके मल्टीप्लाई आपने किससे करना होता है, 100 से। एक्चुअल यील्ड की वैल्यू है 177 ग्राम जो कि यहां हमें गिवन डाटा में बताई गई है। और ये क्वेश्चन के अंदर अगर आप गिवन डाटा को ध्यान से पढ़ो तो बेसिकली एक्चुअल यील्ड हमें बताई जाती है क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड होती है। ये ऐसा नहीं होता कि हमने कैलकुलेट करनी होती है, ये बाय एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट की जाती है। इसलिए आपको थ्योरी के पेपर में जो एक्चुअल यील्ड है वो गिवन होगी, हमने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी होती है। हमने थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू फाइंड की 308, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो ये आपके पास परसेंट यील्ड आ गई है 57.4675%। सेल्फ असेसमेंट 3.6 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें गिवन डाटा ये हमें दिया हुआ है। जैसे ब्रोमीन का मास हमें दिया हुआ है 35 और मास ऑफ फास्फोरस ब्रोमाइड ये जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 27.9 ग्राम प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है कि ये बेसिकली मास दिया हुआ है किसका, BR3 का। और थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए बोला गया है, एक्चुअल यील्ड जो है वो भी हमने फाइंड करनी है और परसेंट यील्ड भी फाइंड करनी है। अब मैं पहले भी लास्ट क्वेश्चन में बता चुका हूं कि जो एक्चुअल यील्ड होती है वो बेसिकली हमें
बताई जाती है, जैसे कि ये एक्चुअल यील्ड ही है। जो मैस ऑफ प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली एक्चुअल यील्ड ही होती है। और अमाउंट ऑफ फास्फोरस, ये भी आपने थोड़ा सा इसको अंडरस्टैंड करना है। अगर आप बुक से पढ़ोगे तो मैं भी आपको ये समझना है, इसलिए ये बात मैंने एक्स्ट्रा लिखी है कि फास्फोरस यहां हमारे पास इस रिएक्शन में एक्सेस अमाउंट में है। तो आपने ब्रोमीन के रेस्पेक्ट से देखना है कि PbR3 के कितने मॉलिक्यूल या मैस प्रोड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहले अगर आपने थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करनी है, तो थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप इस ब्रोमीन के मैस को मोल में चेंज करोगे। उसके लिए फॉर्मूला है ब्रोमीन, मोल ऑफ ब्रोमीन इज इक्वल टू मैस ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय मोलर मैस ऑफ ब्रोमीन। अब मैस हमारे पास ब्रोमीन का 35 ग्राम है, डिवाइडेड बाय ब्रोमीन का मॉलिक्यूलर मैस। अब ये मैं पहले भी बता चुका हूं, Br2, एक ब्रोमीन का एटॉमिक मैस 80 होता है। कितने ब्रोमीन है, मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे तो ये आंसर 160 आएगा। इस 160 को हमने डिवाइड किया, ये हमारे पास आ गए मोल्स ऑफ ब्रोमीन। अब इन मोल्स की हेल्प से आप PbR3 के मोल्स फाइंड कर सकते हो। तो थ्योरेटिकल यील्ड फाइंड करने के लिए आपने ब्रोमीन के मोल्स और PbR3 इन दोनों के मोल्स को कंपेयर करना है। जैसे बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहती है कि 3 मोल ऑफ Br2 इज इक्वल टू 2 मोल ऑफ Br3। ये बात मैंने यहां लिख ली है, 3 मोल्स ऑफ Br2। ये हमें कहां से चीज पता चली, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो 2 मोल ऑफ Br3। अब मैंने पहले भी बताया कि जिसके मोल्स, इन दोनों में से जिसके मोल्स या मैस हमें पता हो उसको आपने यहां 1 करना है। जैसे ब्रोमीन के मोल्स मुझे पता थे तो मैंने यहां 3 को 1 कैसे किया, 3 को दूसरी साइड लेके गया, ये डिवाइड हो गया। तो 1 मोल ऑफ Br2 इज इक्वल टू 2/3 मोल्स ऑफ PbR3। अब मैंने यहां कितने मोल्स रखने हैं, जितने ब्रोमीन के हमारे पास हैं। तो मैंने 0.2187 जो कि यहां मैंने मोल्स फाइंड किए थे वो मैंने दोनों तरफ मल्टीप्लाई किए। इसको जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 0.1458 मोल्स ऑफ PbR3। यहां हमने मोल्स पता चल गए किसके, प्रोडक्ट के। इन्हीं मोल्स को आप मैस में चेंज कर सकते हो। तो फार्मूला वही वाला जो आपने यहां पढ़ा, फार्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। मोल्स ऑफ PbR3 हमने यहां फाइंड किए थे, यही मोल्स उठा के आपने यहां पुट करने हैं। मैस ऑफ PbR3 जो कि बेसिकली हमारे पास थ्योरेटिकल यील्ड भी होती है, वो हमने फाइंड करने हैं, डिवाइडेड बाय 271 मोलर मैस ऑफ PbR3। जैसे कि फार्मूला आपको पता है, PbR3 फास्फोरस का एटॉमिक मैस होता है 31, एक फास्फोरस है तो मल्टीप्लाई बाय 1, दरमियान में प्लस। एक ब्रोमीन का एटॉमिक मैस होता है 80। एक ब्रोमीन का एटॉमिक मैस 80 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे, आप इनको मल्टीप्लाई और सम करोगे तो ये 271 आएगा। ये 271 जो है वो मोलर मैस ऑफ PbR3 है। ये डिवाइड है, इसको यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मैस ऑफ PbR3। ये हमारे पास क्या आ गया, मैस भी, और ये मैस बेसिकली थ्योरेटिकल यील्ड भी कहलाती है। अब एक्चुअल यील्ड मैं पहले भी बता चुका हूं, ये डाटा गिवन डाटा में मौजूद होगी। जो कि हमारा प्रोडक्ट है उसका जो मैस होता है वही बेसिकली क्या कहलाती है, यील्ड ऑफ, कौन सी यील्ड बोला, ये हमारे पास, सॉरी ये कह रहा हूं मैं, ये वाली, ये तो हमने फाइंड करनी है ना, जो परसेंट यील्ड है ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो एक्चुअल यील्ड जो है वो आपके पास वही होती है जो मैस ऑफ PbR3 मींस के जो प्रोडक्ट का मैस होता है। अब एक्चुअल यील्ड भी पता है, थ्योरेटिकल यील्ड भी पता है, इन दोनों को, इसके लिए परसेंटेज यील्ड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो एक्चुअल यील्ड की वैल्यू नॉमिनेटर में और थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। वैल्यूज मैंने पुट की, एक्चुअल यील्ड की वैल्यू हमारे पास है 27.9 ग्राम, डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड की वैल्यू भी पता है, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 70.61 जो कि परसेंटेज यील्ड है। यहां आपने एक बात याद रखनी है कि जब आप पूरा सॉल्व करोगे क्वेश्चन, तो जब आप परसेंटेज यील्ड पे पहुंचोगे तो आपने एक्चुअल यील्ड और परसेंटेज यील्ड को कंपेयर करना है। अगर एक्चुअल यील्ड आपकी थ्योरेटिकल यील्ड से कम है, इट्स मीन कि आप सही सॉल्व कर रहे हो, और अगर गलती से एक्चुअल यील्ड आपकी ज्यादा आ जाए थ्योरेटिकल यील्ड से, इट्स मीन कि आपके क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है, आप उसको रीचेक कर लो। तो ये थे हमारे पास चैप्टर नंबर 3 का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये इस दफा तो ये फॉर्मेटिव में है, मींस के पेपर में इससे रेलेवेंट कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैंने इसलिए बना दिया ताकि ये भी बेसिकली हमारा एक बेसिक कंसेप्ट है, इससे भी हमें काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलती है।